वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज प्रियंका एंड दिस इज विजय। आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं स्कैम 2003 स्टोरी, अब्दुल करीम तेलगी स्टैम्प पेपर स्कैम इनसाइड स्टोरी। चलो देखते हैं कैसे होने वाली वीडियो। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विद चैनल। आज हम इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया था। इस स्कैम की साइज के बारे में बात करें तो ये स्कैम करीब 32,000 करोड़ का था। एक शख्स जो रेलवे स्टेशन पर पहले फ्रूट्स बेचने का काम करता था, उसने इतना बड़ा स्कैम किया था, तो जानकर हैरानी होती है। तो आज हम इसी स्कैम के बारे में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि किस तरह से स्कैम को किया गया। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम अब्दुल करीम तेलगी ने किए हुए स्टैम्प पेपर घोटाले के बारे में बात करने वाले हैं। अब्दुल करीम तेलगी रेलवे के क्लास 4 ऑफिसर के बेटे थे। उनके पिता काफी सिंसियरिटी और हार्डवर्क से अपना काम कर रहे थे। अपनी जॉब की वजह से उनकी पूरी फैमिली को खानापुर, जो कि कर्नाटका के बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पर शिफ्ट होना पड़ा। फिर वहां पर ही अब्दुल करीम तेलगी पले बढ़े। जब अब्दुल करीम तेलगी की उम्र 7-8 साल थी, तभी उनके पिता की डायबिटीज और अन्य बीमारियों से डेथ हुई। अब्दुल करीम तेलगी के और भी 2 भाई थे, अब्दुल रहीम और अब्दुल अजीम। अपने पिता की डेथ के बाद ये तीनों भाई खानापुर के रेलवे स्टेशन पर जाकर फ्रूट्स बेचते थे। उस टाइम खानापुर रेलवे स्टेशन पर 10-12 ट्रेन रुका करती थी, जिनके भरोसे उनकी रोजी रोटी चल रही थी। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद अब्दुल करीम तेलगी ने बेलगांव के गोगटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम की डिग्री ली। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जॉब ढूंढने लगा। शुरुआत के कुछ टाइम उसे जॉब ढूंढने में डिफिकल्टीज आने लगी। तभी उसको पता चला कि मुंबई में जॉब्स की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो सीधा मुंबई चला गया। वहां पर जाते ही उसे फिलिक्स इंडिया नाम की कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव का जॉब मिल गया, लेकिन टारगेट्स अचीव न करने की वजह से और अच्छा परफॉर्म न करने की वजह से उसे वो जॉब खोनी पड़ी। उसके बाद उसने दूसरी जॉब पकड़ ली। उसे साउथ मुंबई के किशन गेस्ट हाउस में मैनेजर की जॉब मिल गई। वहां पर कुछ टाइम जॉब करने के बाद अब्दुल करीम तेलगी पैसे कमाने के लिए मिडिल ईस्ट जाना चाहता था। उसे पता चला था कि मिडिल ईस्ट में जाकर काफी ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, इसलिए 1986 में वो सऊदी अरेबिया चला गया और वहां जाकर उसने कुछ साल जॉब की। वहां पर भी कई सारी जॉब्स उसे छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। जब उसे पता चला कि यहाँ पर अपना कुछ हो नहीं रहा है, तो वो फिर से मुंबई लौट आया और यहीं से उसकी स्कैम की जर्नी शुरू हुई। अब्दुल करीम तेलगी शुरुआत से ही क्विक मनी में इंटरेस्टेड था। उसे मेहनत मशक्कत की कमाई के बजाय शॉर्टकट से की हुई ज्यादा कमाई में ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो अलग अलग तरीके ढूंढने लगा जिससे वो तुरंत बहुत सारा पैसा कमा सके। उसने देखा था कि कई सारे ट्रैवल एजेंट्स हैं जो लोगों के फेक पासपोर्ट और वीजा बनाते हैं और उसके जरिए वो काफी सारा पैसा भी कमा लेते हैं। तो उन बिजनेसेस को देखकर उसे भी लगा कि मैं भी अगर ये काम शुरू करता हूँ तो मैं भी बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, और इसी के चलते उसने अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स नाम की कंपनी शुरू की। कई सारे लोग जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाना चाहते थे, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे। कई सारे लोग ऐसे भी थे कि जो इन चीजों के लिए एलिजिबल भी नहीं थे। तो अब्दुल करीम उनके डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी करके मेक श्योर करता था कि वो बड़े आसानी से इमिग्रेशन क्लियरेंस कर पाए। कुछ सालों तक वो यही सब करता रहा और इसके चलते उसने काफी सारा पैसा भी कमा लिया। लेकिन एक बार इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके चलते उसे जेल जाना पड़ा। इमिग्रेशन एक्ट के तहत चीटिंग के मामले में उसे कुछ टाइम तक जेल में रखा गया और यहीं पर कुछ ऐसा हुआ जिससे अब्दुल करीम तेलगी के फ्रॉड के इरादे और भी मजबूत हो गए। जैसे कि हमें पता है कि जेल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर क्रिमिनल माइंडेड लोग एक जगह पर आते हैं और फिर वो अपनी स्टोरीज और आगे के प्लान्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। कई बार तो यहीं पर उनकी टीम्स बनना शुरू हो जाती है, उनके कोलैबोरेशन होते हैं और आगे चलकर वो बड़ा कुछ फ्रॉड या इलीगल थिंग्स एग्जीक्यूट भी करते हैं। जिस जेल में अब्दुल करीम तेलगी था, उसी जेल में एक और भी मुजरिम था जिसका नाम था रतन सोनी। रतन सोनी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डील्स करता था और उसके रिलेटेड एक फ्रॉड में उसे अरेस्ट कर लिया गया था। रतन सोनी रेगुलर क्राइम करता था, वही अब्दुल करीम तेलगी फर्स्ट टाइम अरेस्ट हुआ था, इसलिए वहाँ के जो पुराने मुजरिम थे वो अब्दुल करीम तेलगी को गाइड करने लगे। तो वहाँ पर रतन सोनी ने अब्दुल करीम तेलगी को कहा कि अगर तुम्हें क्राइम ही करना है तो कोई बड़ा क्राइम करो, छोटे मोटे क्राइम में मत फंसो। साथ ही उसने तेलगी को एक फ्रॉड की आइडिया भी दी। उसने बताया कि गवर्नमेंट का जो स्टैम्प पेपर ऑफिस है उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस पर किसी की भी ज्यादा नजर नहीं जाती। अगर हम नकली स्टैम्प पेपर बनाना शुरू कर दे तो कोई ये पता भी नहीं कर पाएगा कि वो स्टैम्प पेपर असली है या फिर नकली। और इंडिया में स्टैम्प पेपर का यूज भी बहुत सारी जगह किया जाता है, जिससे हम इस फ्रॉड को एक अलग ही लेवल पर कर सकते हैं और बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। तो जेल से छूटने के बाद तुरंत रतन सोनी और अब्दुल करीम तेलगी दोनों भी स्कैम पर काम करना शुरू कर देते हैं। उन दोनों को भी पता था कि अगर हमें इस तरह का कोई स्कैम करना है जो कि बहुत बड़े वॉल्यूम पर रहेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पॉलिटिशियंस की मदद लेनी होगी, साथ ही जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी भी मदद लेनी होगी। वहां पर हमें अच्छे कनेक्शंस बनाने होंगे, साथ ही सही टाइम पर सही जेब में पैसे भी डालने होंगे। उन्होंने पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अलावा अंडरवर्ल्ड से लोगों से भी कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने 1994 में स्टैम्प प्रिंटिंग का लाइसेंस लिया, ताकि जब वो फेक स्टैम्प पेपर बेचना शुरू कर दे तब उन पर कोई डाउट भी ना ले सके। नासिक में इंडियन गवर्नमेंट की इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है, जहाँ पर ये स्टैम्प पेपर प्रिंट होते थे। जब वहाँ की मशीनरी जंक हो जाती थी, यानी काम करना बंद कर देती थी, तब उसको ऑक्शन कर दिया जाता था या फिर उसे भंगार में बेच दिया जाता था। तो अब्दुल करीम तेलगी ने
वहां पर ऑक्शन में जाकर उन मशीनरीज को खरीदना शुरू कर दिया। साथ ही इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के कुछ लोगों से कॉन्टेक्ट्स बनाकर उसने वहां की डाई, प्रिंटिंग के लिए जरूरी स्पेशलिटी पेपर और जो बाकी चीजें हैं उसे लेना शुरू किया ताकि वो जैसा का तैसा स्टैम्प पेपर डुप्लीकेट बना सके। तो अब्दुल करीम तिलकी के पास भी वही इंस्ट्रूमेंट थे, वही टेक्नोलॉजी थी जो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के पास थी। यानी जो स्टैम्प पेपर वो प्रिंट कर रहा था वो एग्जैक्ट सेम थे। बस फर्क ये था कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में जो स्टैम्प पेपर प्रिंट किए जा रहे थे वो गवर्नमेंट प्रिंट कर रही थी और यहाँ पर अब्दुल करीम तिलकी प्रिंट कर रहा था। और इसलिए जब ये फेक स्टैम्प पेपर अब्दुल करीम तिलकी बेचने लगा तो ये पता करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया कि वो स्टैम्प पेपर असली है या नहीं। बस स्टैम्प पेपर फ्रॉड ही नहीं, वो इसके साथ और भी अलग अलग फ्रॉड्स पर काम कर रहा था, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड पर। लेकिन जब स्टैम्प पेपर फ्रॉड की साइज बढ़ने लगी और जब उसे इस फ्रॉड में बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखा तो उसके बाद उसने अपने जो साइड फ्रॉड्स हैं वो धीरे धीरे बंद कर दिए और कंप्लीटली इसी फ्रॉड पर फोकस किया। आगे चलकर कुछ डिफरेंसेस की वजह से रतन सोनी और अब्दुल करीम तिलकी सेपरेट हो गए और फिर अब्दुल करीम तिलकी अपनी स्टैम्प फ्रॉड को एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलाने लगा। उसने फेक स्टैम्प पेपर्स, नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स, रेवेन्यू स्टैम्प्स, नोटरियल स्टैम्प्स, ब्रोकर नोट्स, शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस एजेंसी स्टैम्प्स, इन सब के डुप्लीकेट्स बनाना शुरू कर दिया और उसे वो वॉल्यूम के साथ बेचने भी लगा। अपने स्कैम को बहुत बड़े लेवल पर चलाने के लिए उसने करीब 350 एजेंट्स हायर किए थे और उन एजेंट्स के जरिए वो अपने ये फेक स्टैम्प पेपर वॉल्यूम में बेचने लगा। उसने बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स और बाकी भी बिजनेसेस को बल्क में अपने ये फेक स्टैम्प पेपर्स बेच दिए थे। वो अपने ये स्टैम्प पेपर डिस्काउंट में बेचता था, तो बिजनेसेस को लगता था कि ये स्टैम्प पेपर तो असली है, लेकिन इन लोगों ने शायद ये स्टैम्प पेपर कहीं से चुरा लिए होंगे और इसलिए वो डिस्काउंट में दे रहे हैं। इसलिए बाद में बहुत सारे बिजनेसेस डायरेक्टली उससे अप्रोच करके भी स्टैम्प पेपर लेने लगे। अब्दुल करीम तिलकी को पता था कि अगर उसे अपने इस फ्रॉड को एक अलग लेवल पर ले जाना है तो उसे जो असली स्टैम्प पेपर है उनका मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करना होगा और इसलिए वो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियन से मिली भगत करके जो असली स्टैम्प पेपर्स हैं उन्हें फेक एड्रेसेस पर भिजवाने बोलता था, जिसके चलते बहुत सारे असली स्टैम्प पेपर्स गलत एड्रेस पर जाकर पड़े रहते थे। तो उसने मेक श्योर किया था कि मार्केट में किसी भी हालत में असली स्टैम्प पेपर का शॉर्टेज क्रिएट होना चाहिए। अपने स्टैम्प पेपर फ्रॉड को अब्दुल करीम तिलकी बहुत तेजी से स्प्रेड करने लगा। उसने अपने इस फेक स्टैम्प पेपर्स को 18 स्टेट्स में स्प्रेड कर दिया। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन कि उसने 32,000 करोड़ के फेक स्टैम्प पेपर्स बेच दिए। फ्रॉड से कमाए हुए इन पैसों से वो अय्याशी करने लगा और लाखों करोड़ों रुपए तो बस बार में जाके उड़ाने लगा। लेकिन फिर साल 2000 में कुछ ऐसा हुआ जिससे अब्दुल करीम तिलकी का ये स्टैम्प पेपर स्कैम बाहर आया। साल 2000 में बेंगलुरु पुलिस को ये टिप मिली कि 2 लोग फेक स्टैम्प पेपर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने उस टिप के बेसिस पर वहां पर जाकर छापा मारा। उस छापे में जो फेक स्टैम्प पेपर पकड़े गए थे वो सारे जैसे के तैसे रियल स्टैम्प पेपर जैसे थे, जिससे पुलिस को भी पता चल गया कि ये काफी बड़ा स्कैम हो सकता है। इसलिए उन्होंने डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। शुरू में तो उन लोगों ने कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में वो सारी बातें बताने लगे, जिसमें एक नाम था अब्दुल करीम तिलकी का। पुलिस ने तुरंत अब्दुल करीम तिलकी के फोन्स को टैप करना शुरू किया, जिससे पुलिस को पता चला कि अब्दुल करीम तिलकी ही इसमें मेन प्लेयर है। तो उन्होंने तुरंत उसे ढूंढना शुरू किया। जब उसे ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि अब्दुल करीम तिलकी भाग गया है, वो कहीं पर भी मिल नहीं रहा है। फिर कुछ दिनों बाद अगेन पुलिस को ये टिप मिली कि वो अजमेर जा रहा है और फिर पुलिस ने वहां जाकर उसे अरेस्ट कर लिया। अब्दुल करीम तिलकी से इस पूरे मामले की छानबीन करने के बाद पुलिस को पता चला कि ये काफी बड़ा स्कैम है, जिसके बाद SIT दैट इज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म की गई और फिर SIT ने इसके आगे की इंक्वायरी शुरू की। SIT ने देखा कि अब्दुल करीम तिलकी 1994 से ये स्कैम कर रहा है और उसने बहुत बड़ी मात्रा में फेक स्टैम्प पेपर फैला दिए हैं। कुछ एरियाज में तो ऐसी कंडीशन थी कि वहां पर फेक स्टैम्प पेपर ज्यादा थे और असली कम, लेकिन लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि उन्होंने खरीदे हुए स्टैम्प पेपर फेक है। SIT इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि स्कैम से अब्दुल करीम तिलकी ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है और देश भर में उसने 40 के करीब प्रॉपर्टीज भी खरीद के रखी है। SIT ने इस इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें उन्होंने बताया कि इस केस में नासिक की जो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है उसके कुछ ऑफिशियल्स भी जुड़े हैं, जिन्होंने अब्दुल करीम को स्टैम्प पेपर प्रिंटिंग से रिलेटेड डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, लेकिन उसके बावजूद भी उन ऑफिशियल्स पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पूरे मामले की छानबीन के बाद कई सारे पॉलिटिशियंस के नाम भी सामने आए, जिसमें से एक अनिल गोटे थे, जो कि तब समाजवादी जनता पार्टी के नेता थे। इस पूरे मामले में अनिल गोटे को 4 साल की सजा भी हुई थी, लेकिन बाद पर उन पर लगे आरोप हटाए गए। जब अब्दुल करीम तिलकी की नार्को टेस्ट हुई तो उसने अलग अलग पॉलिटिशियंस के नाम लिए थे, जैसे कि NCP के शरद पवार, लेकिन बाद में इस नार्को टेस्ट को लेकर भी काफी बवाल मचा। कई सारे अथॉरिटी ने कहा कि जब यह नार्को टेस्ट हुई थी तब अब्दुल करीम तिलकी होश में था। इस केस में कई सारे पुलिस ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे। जब अब्दुल करीम तिलकी को अरेस्ट किया गया था तब मुंबई के पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि हम अब्दुल करीम की फ्लैट की तलाशी लेने उसे साथ में लेके जा रहे हैं, और फिर बाद में पाया गया कि अब्दुल करीम तिलकी उन पुलिस इंस्पेक्टर्स के साथ मिलकर आराम कर रहा है और मजे कर रहा है। तो पैसे देकर उसने लगभग सभी को अपना कर लिया था। जब इस मामले की छानबीन चल रही थी तब पुलिस इंस्पेक्टर प्रताप काकड़े की मिस्टीरियस डेथ हो गई।
और बाद में ये पूरा मामला SIT से CBI को ट्रांसफर किया गया और उसके बाद ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। फिर साल 2006 में कोर्ट ने तेलगी को 30 साल की सजा सुनाई, साथ ही 202 करोड़ का फाइन भी लगाया। ये फाइन किसी मुजरिम पर लगाए हुए वन ऑफ द हाईएस्ट फाइन्स में से एक है। साथ ही अब्दुल करीम के जो साथी हैं उन्हें भी कोर्ट ने सजा सुनाई। बाद में अब्दुल करीम की 30 साल की सजा कम करके 13 साल की कर दी। अपनी सजा काटते काटते 2017 में अब्दुल करीम तेलगी की डेथ हो गई। उसकी डेथ को लेकर भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। कई सारी बातें सामने आई कि अब्दुल करीम तेलगी को भी हर्षद मेहता की तरह ही जेल में ही मार दिया गया, ताकि इस मामले में जुड़े बाकी लोगों के नाम सामने ना आए। क्योंकि हर्षद मेहता और अब्दुल करीम तेलगी दोनों मामले में कुछ सिमिलैरिटीज थी। दोनों ने भी कुछ पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के नाम लिए थे और दोनों की भी मौत जेल में ही हुई। अब्दुल करीम तेलगी का कहना था कि वो इस पूरे मामले में एक बहुत ही छोटा सा प्लेयर है और इसमें ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनका इस पूरे स्कैम में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन आगे कभी वो बड़े नाम कभी सामने ही नहीं आए। बाद में उसकी डेथ के बाद नासिक कोर्ट ने इस स्टैम्प पेपर मामले के सारे आरोपियों को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया, जिसके बाद तेलगी पर लगे सारे आरोपों को हटा दिया गया। तो तेलगी की डेथ के बाद ये पूरा मामला ही खत्म हो गया। तो ये था अब्दुल करीम तेलगी का पूरा स्कैम। इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अभी एक वेब सीरीज आने वाली है जिसके टीजर पे भी हमने रिएक्ट किया था, स्कैम 2003। तो वो इन्हीं के रियल स्टोरी बेस्ड है। अब्दुल करीम तेलगी के लाइफ स्टाइल पे बेस्ड है, जो भी उन्होंने लाइफ स्टाइल पे नहीं, जो उन्होंने स्कैम किया उसके ऊपर बेस्ड है बेसिकली। तो 32,000 करोड़ का स्कैम था, इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम। और जैसा कि इसमें बताया गया कि मतलब लास्ट में जैसे उन्होंने बोला ना कि वो एक छोटे से मोहरे थे बस इस पूरे काफी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नाम आने वाले थे, पुलिस ऑफिसर्स, पूरा सिस्टम मिला हुआ था बेसिकली। देखा जाए तो कोई भी स्कैम बिना सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट के हो ही नहीं सकता। वो तो है। और लेकिन इसमें जो बताया गया है इस केस स्टडी में कि वो कितने स्मार्ट था बंदा ना, मतलब वो कितना स्मार्ट था कि जहाँ पे ऑक्शन होता था, जैसे कोई मशीनरी का ऑक्शन हो रहा है, स्टैम्प पेपर उसको खरीदता था, फिर वहाँ के लोगों को काट करना, उनसे सीखना कि इसमें कौन सा पेपर लगेगा, कौन सी इंक लगनी है, कौन सी डाई लगनी है, तो टेक्निकली हर चीज़ को समझना। फिर ये भी बताया गया कि इसमें कि ऐसे स्टैम्प पेपर बनाता था कि असली और नकली में डिफरेंस करना नामुमकिन हो जाता था। जैसे हमने एक वेब सीरीज देखी थी फर्जी वाली, फर्जी तो उसमें भी मतलब इस तरीके से दिखाया है, मुझे लगता है फर्जी की तरह, फर्जी की तरह फर्जी स्कैम से शायद इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी, लेकिन बहुत बढ़िया मतलब उसमें भी इसी तरीके से किया गया था कि जो नोट चेकिंग की मशीन तक थी वो नोट्स को नहीं पकड़ पाती थी। तो इसी तरीके का इसमें स्टैम्प पेपर भी नहीं पहचान। और दूसरा उसका स्मार्ट मूव जो इसमें एक बताया गया कि वो क्या करता था कि जो असली जो स्टैम्प पेपर उनके शॉर्टेज क्रिएट करता था खुद ही। मतलब उसका दिमाग कितना चलता था, ये नहीं कि मैं फेक से, उसको लगता था कि उसका वो ये भी इंश्योर करता था कि जो मैं छाप रहा हूँ वो बिके भी। और वो कैसे होगा कि वो जो असली है उनको कम कर दो, उनको डिलीवर कराना गलत एड्रेस पे वहाँ पड़े रहते थे। ऐसा ही होता था पहले, गलत एड्रेस पे जहाँ पे जाते थे, जैसे आप गलत एड्रेस पे कुछ पोस्ट करोगे तो वापस पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट ऑफिस में पड़ा रहता है वो वापस उस एड्रेस के जो जिसने भेजा उसके पास पहुँचने तक फिर 10-15 दिन 20 दिन और लगते हैं, और ज्यादा भी लगते थे उस जमाने में वापस जाने में। तो वो एड्रेस गलत एड्रेस पे भेजते, रिटर्न जो पार्सल होता है पोस्ट ऑफिस में पड़ा रहता है वो, और वही चीज को उसी चीज को सिस्टम को यूज करता है। तो स्टैम्प पेपर जमा होते गए सारे नकली, सब गायब करता रहा, डिमांड ज्यादा डाल देता था गलत एड्रेस पे। मतलब उन्होंने इस तरीके के स्टैम्प पेपर्स बनाए थे जो मतलब जिन्होंने खरीदे उन्हें भी ये चीज नहीं पता थी। जब छापे भी मारे गए तब भी उन लोगों को ये पता ही नहीं था कि उन्होंने नकली स्टैम्प पेपर खरीदे। और पूरा वही, और सारे पॉलिटिशियन मिले हुए थे मैक्सिमम, जो नाम लिया शरद पवार जो वेल नोन है पॉलिटिशियन, उसके बाद तो पूरे मुंबई पुलिस में जो इंस्पेक्टर थे बोल रहे थे इनकी छानबीन के लिए फ्लैट पे लेके जा रहा हूँ, जैसा आराम करते थे, रेस्ट कर रहे होते थे। मतलब ये है कि देखो बहुत सारे मतलब ये है कि ओवरऑल नीचे से लेके ऊपर तक के सिस्टम में हर इंसान मिला हुआ होता है, तब कोई ना कोई स्कैम होता है। स्कैम होता ही सबके साठ-गांठ से है। एक अकेला इंसान स्कैम तो कर ही नहीं सकता। वो 32,000 करोड़ का स्कैम इज नॉट अ इजी टास्क, मतलब ये सोचना भी मतलब बहुत बड़ी बात है। और इंडियन हिस्ट्री में पहले ऐसे मुजरिम जिनके ऊपर सबसे ज्यादा फाइन लगाया गया 202 करोड़। तो देखते हैं कैसी इसकी अब वेब सीरीज का वेट रहेगा, वेब सीरीज देख के देखते हैं कैसा लगता है। स्टोरी तो थोड़ा बहुत आइडिया मिल ही गया, इसी चीज के लिए हमने देखी थी है ना। वीडियो अच्छी लगी हमें और स्टोरी, और वीडियो जो जिनकी हमने वीडियो देखी उनका भी डिस्क्राइब करने का तरीका बहुत बढ़िया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।